प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद जय भारत। इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के विशेषाधिकार और शक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे और जो अन्य अधीनस्थ जो न्यायालय है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, दोनों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अंतर करके भी बताएंगे, तो आप ध्यान से देखें। तो प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डिफरेंस से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, और यहाँ पर मैंने डाला अधीनस्थ न्यायालय। तो पहले इस आप फिगर को देख लीजिए, क्योंकि फिर मैं इन दोनों में कुछ डिफरेंस करके भी समझाऊंगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है, ये भाग जो अधीनस्थ न्यायालय है, सबऑर्डिनेट कोर्ट, पीछे भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पर, तो वहां पर आप देख लेंगे। देखेंगे यहाँ पर ये भाग फिगर 6 में आर्टिकल 233 से लेकर के 237 तक, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में जानकारी दी गई है। हमारे भारतीय संविधान जो अधीनस्थ न्यायालय के जो जज है, उनकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है, यानी कि राज्यपाल करता है। और ये किसके द्वारा अपॉइंटमेंट होते हैं, बाय एग्जाम यानी कंपटीशन के, जिसे कि हम पीसीएस जे कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस जे या अदर स्टेट के पीसीएस जे, यानी कि परीक्षाएं आयोजित की जाती है और जो बच्चे सफल होते हैं उनके द्वारा, यानी कि जिला न्यायालयों में उनकी अपॉइंटमेंट बाय राज्यपाल से की जाती है। अब यहाँ पर जो इसमें जो दो मुकदमे जो चलते हैं, जितने भी कोर्ट है जो कि अधीनस्थ न्यायालय से जो स्टार्टिंग होते हैं, तो यहाँ पर ये दो एक्ट है उनके तहत होते हैं। तो यहाँ पर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत, और एक दूसरी जो आपराधिक जो मामले हैं प्रक्रिया यानी कि संहिता 1973 के तहत। अब आपको मालूम होना चाहिए कि सिविल केस में कौन कौन से केस आते हैं या क्रिमिनल केस में कौन कौन से केसों पर सुनवाई होती है। तो यहाँ पर आपका सिविल केस का मतलब है पैसे का लेना देना है, जमीन है, जायदाद है वगैरह, ठीक है, या किराया है या रेंट है। तो यानी कि इसका मतलब है पैसे से लेने देने से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप ये सिविल मुकदमे कहलाते हैं। और जो क्रिमिनल केस का मतलब है जो फौजदारी के मुकदमे हैं, जैसे चोरी, डकैती, हत्या, लूट, बलात्कार, ये सारी चीज कैसे है, या दहेज पीड़ता है, तो ये कैसे केस है, यानी कि क्रिमिनल केस है। क्रिमिनल केस, तो ये मालूम होना चाहिए आपको सिविल केस में कौन कौन से केस आते हैं और क्रिमिनल केस में भी कौन कौन से केस आ रहे हैं। अब आकर देखेंगे, इसका मैंने स्ट्रक्चर बनाया है कि यानी कि हमारे भारत में कैसी है, एकल न्यायपालिका है। तो यहाँ पर एकल न्यायपालिका है, लेकिन इसका जो ढांचा है वो कैसा है, यानी कि संघीय ढांचा है। आगे देखेंगे जिसे हम फेडरल कहते हैं, लेकिन है यहाँ पर एकल नागरिकता। क्यों एकल नागरिकता है, क्योंकि पहले जब कोई भी केस है वो किसमें पहुंचता है, यानी कि सिविल केस इसमें जाएगा सिविल जज के पास, जिसे हम एमएम कहते हैं, मुंसिफ मजिस्ट्रेट के पास, और यहाँ पर फिर इसके बाद प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, फिर यहाँ पर वरिष्ठ सिविल जज न्यायाधीश के पास जाएगा। इसी तरह से फिर जो जिला जज होता है उसके पास जाएगा, फिर इसके पास जो किसके पास, हाई कोर्ट में केस जाएंगे, और हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस देखे जाते हैं, यानी कि सिविल केस और क्रिमिनल केस, दो केस ही देखे जाते हैं। यहाँ पर उच्च न्यायालय में सिविल और क्रिमिनल और कुछ रिवेन्यू भी केस देखे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया कि जो रिवेन्यू केस है, यानी कि जो राजस्व से जो रिलेटेड केस है, वो पहले कहां से स्टार्टिंग होते हैं, न्याय यानी कि यहाँ से तहसील से, तहसील में यानी कि न्याय जो नायब तहसील है उसके पास जाएगा, फिर तहसीलदार, फिर एसडीएम, फिर डीएम, फिर यहाँ पर अपीलेट अथॉरिटी है। ये दो अपीलेट अथॉरिटी है, यानी कि मंडल कमिश्नर के पास यानी अपील की जाएगी, उसके पास जो ये सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करेंगे। हमारे देश में राजस्व से रिलेटेड 4 सुप्रीम कोर्ट है। तो यहाँ पर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली,
यानी कि ये जो राजस्व संबंधी यानी कि भूमि से रिलेटेड जितने भी हैं, ठीक है, तो उनका जो मामले की जो सुनवाई करता है, कौन करता है प्यारे बच्चों यहाँ पर, यानी कि ये यहाँ से प्रक्रिया है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो मुंबई है ये पूरा सुप्रीम कोर्ट कहला जाता है राजस्व मामले। इससे आगे यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो राजस्व से रिलेटेड मैटर बहुत कम देखता है और सारे जो मैटर है यहीं तक खत्म हो जाते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर जो क्रिमिनल केस है, एक दंडाधिकारी के पास जो द्वितीय जो श्रेणी का दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी का, फिर आगे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी और फिर सेशन कोर्ट के पास ये कोर्ट केस जाता है। और सेशन कोर्ट के बाद फिर कहा जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा क्रिमिनल केस यानी कि आपराधिक केस। इस चीज का आप ध्यान रखें। फिर इसके बाद ये दोनों अपीलेट अथॉरिटी है, यानी कि इसमें अपील की जाएगी। कोई भी केस है यानी कि विधि सारवान केस है तो उसके तहत यानी कि इसमें हाई कोर्ट में अपील की जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में। अंतिम अपीलेट अथॉरिटी ये है। और इसके बाद कोई भी दायर याचिका जो की जाती है, इसका मतलब है दया याचिका, वो किसके पास जाती है, यानी राष्ट्रपति के पास। तो यहाँ पर ये प्रोसेस है, आप यहाँ पर समझिए। तो यहाँ पर ये मैंने प्रोसेस यहाँ के फिगर के द्वारा भी समझाया है। जैसे कि पहला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिलों में होंगे काफी लेवल पर, फिर ठीक है स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट, और फिर सेंट्रल लेवल पर पूरे देश के लिए एक यानी कि सुप्रीम कोर्ट होगा। आगे देख रहे हैं यहाँ पर ये जो चीज जो दे रखी है विशेष अधिकरण। एक यहाँ पर विशेष अधिकरण का मतलब है इनके एक्स्ट्रा कुछ अदालतें हैं जो काम करती है देश में, जैसे कि कैट है। कैट का यानी कि जो कैट से जो रिलेटेड है, यानी कि जो कंपनियों से जो रिलेटेड है, सीए बीए के जो केसेज है वो ये सुनती है। आगे जो आयकर यानी इनकम टैक्स से रिलेटेड अदालत जो संबंधी है वो केस सुनती है। वाहन दुर्घटना, मोटर एक्सीडेंट के केस के वाहन दुर्घटना अदालतें सुनती है। सहकारिता ये अदालत है। ये कोऑपरेटिव यानी कि जो सहकारी जो संस्था है उनसे रिलेटेड केसों को सुनती है। यहाँ पे रेंट से रिलेटेड ये रेंट अदालत सुनती है। और राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण यानी कि प्राकृतिक न्याय, एनजीटी का मतलब है नेशनल यानी ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, न्यायाधिकरण, और 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ये प्राकृतिक न्याय यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए एक न्यायाधिकरण की आवश्यकता की गई और राष्ट्र लेवल पर, जिससे कि वन्य जीव अभ्यारण्य और इन चीजों को जो एनवायरमेंट को, क्योंकि पॉल्यूशन से रिलेटेड यानी कि बुश में यानी कि ये बवाल था, तो उसी के तहत हमारे भारत में भी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। आगे चलेंगे, एक ये सेना न्यायालय है, यानी कि ये दो एक्ट है, यानी कि थल वे वायु सेना एक्ट 1950 में इसको बनाया गया था। आगे तो ये जो इसके तहत जो इस एक्ट के तहत और जल थल और वायु सेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1957 के तहत एक सेना न्यायालय में सुनवाई की जाती है। तो यहाँ पर सशस्त्र सेना अधिकरण यानी कि पीठ यानी कि जो है इसकी नई दिल्ली में। हरित जो पीठ है जो हरित अधिकरण, और 1980-90 में ये विशेष मुद्दा रहा था और इसी के तहत यानी कि पर्यावरण को लेकर विश्व के अंतर्गत, तो इसी के तहत 80-90 में, ठीक है, तो दशक में ये हरित पीठ यानी कि हरित न्यायाधिकरण का यानी कि स्थापना की। आगे चलेंगे, उपभोक्ता कंज्यूमर कोर्ट अदालत है कि कितने लेवल पर है, यानी कि जिला, राज्य और राष्ट्रीय लेवल पर कंज्यूमर कोर्ट है। उपभोक्ताओं के वस्तुओं से रिलेटेड है, यानी कि जो कंज्यूमर अपनी शिकायत को किसी भी यानी कि दुकानदार के खिलाफ कर सकता है उपभोक्ता अदालत, या कोई किसी को कोई पैसा नहीं दे रहा है कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं कोई ऑनर। आगे देखेंगे, लोक अदालतें हैं यानी विधिक सेवा, यानी कि इसे हम लोगों की अदालत कहते हैं, और ये प्राधिकरण 1987 में बना था और इस अधिनियम के तहत यानी कि जनता का न्याय किया जाता है। यानी कि ऐसे मुकदमे जो कि काफी समय से
अटके पड़े हैं और जेलों के अंतर्गत लोग पड़े हैं, और जो कि बहुत थोड़े से हल्के मुल्के केस में उनको जेलों में डाल दिया गया है, तो ऐसे मुकदमे की सुनवाई की जाएगी। परिवार यानी कि फैमिली कोर्ट के अंतर्गत एक्ट के 1984 में आया था, और इसके तहत यानी कि फैमिली कोर्ट में यानी कि सुनवाई होगी। अगर दोनों पार्टियों में कोई समझौता होता है तो वहां पर जैसे कि बच्चों के भविष्य के लिए उनके यानी किसके पास रखा जाएगा, या उनको कोई भत्ता है या कुछ चीज पैसे देना यानी खर्चा भत्ते के लिए महिला के लिए, तो वो फैमिली कोर्ट में सुनवाई पहले होगी। फैमिली कोर्ट के बाद फिर इन कोर्टों के अंतर्गत जाती है। तो पहले शिकायत कहाँ पर होती है? विवादों का निवारण यानी कि फैमिली कोर्ट में होता है। आगे देखेंगे मोबाइल कोर्ट की जो स्थापना जो की गई थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ये की गई थी, राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा की गई थी, और इसी के तहत मोबाइल कोर्ट 2007 में, और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? मेवात यानी कि हरियाणा के यहाँ से। फास्ट ट्रैक की स्थापना की गई यानी कि वित्त आयोग की रिकमेंडेशन के आधार पर, और ये जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट जो बनाए गए ऐसे कि जहां पर मुकदमे काफी लंबे समय से रहे हैं तो उनको फास्ट ट्रैक के द्वारा यानी कराया जाए। और आजकल जैसे कि काफी मुकदमे हैं, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में केस हुआ, तो और भी जो निर्भया कांड हुआ तो उसको भी फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंतर्गत चलाया गया। आगे देखेंगे ई अदालत है। ई अदालत है का मतलब यह इसको आवाज अदालत कहते हैं, और इसकी स्थापना यानी कि 2003 में हुई, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो दूरस्थ लोग बैठे हैं यानी कि उनको न्याय प्रोवाइड कराया जा सके। आगे देखेंगे बाल और किशोर जुवेनाइल कोर्ट एक्ट 2015 में भी सुधार किया गया, पहले बना था, और इसमें एज में 16 से 18 तक के बच्चों को 3 से 4 तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। और इसका जो कोर्ट भी जो आता इसकी ज्यादातर चर्चा कब रही है? यानी कि जब निर्भया कांड हुआ था, तो निर्भया कांड के द्वारा यानी कि जो वयस्क है और जिनके आयु उसने के 20 है तो उनको यानी कि सजा का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों के लिए भी यानी कि ये दिया, और उससे कम आयु के बच्चे हैं तो उनको बाल सुधार यानी कि उसमें भेजा जाता है। अब आगे यहाँ पर डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, क्योंकि यहाँ पर मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ, सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मोटी मोटी ये जानकारी मैंने अच्छी तरीके से दी है, इससे ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है आपके यहाँ से। अब इनमें दोनों में, क्योंकि मैं यहाँ पर डिफरेंस करके बताऊंगा कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। अब पहले यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर जो दिया है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की तरह एक परिसंघीय न्यायालय है हमारे भारत में, जिसे हम क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और इसी तरह से स्टेटों में भी यानी कि हाई कोर्ट है। आगे देखेंगे आर्टिकल 32 में या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही, यानी कि आर्टिकल 32 में मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 226 में मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? यानी कि हाई कोर्ट। आगे अधिकारों के संरक्षक है, और संविधान के अंतिम व्याख्या किसके पास होती है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि यहाँ पर पहला हाई कोर्ट में अपील की जाती है, और अपील करने के बाद कोई मुद्दा यानी कि विधि सम्मत सारवान है, तो अगर उसमें कुछ कमियां रह गई हैं तो उनको या दंड देने में या किसी को मृत्यु दंड दिया गया है तो उनका अंतिम व्याख्याकार या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई इशू है तो उसको कौन देखेगा? यानी कि पहले यहाँ जाएगा हाई कोर्ट, फिर उसके बाद यानी कि सुप्रीम कोर्ट, यानी कि अंतिम यानी कि व्याख्याकार। जैसे कि आपने सुना होगा जब केशवानंद भारती बनाम मुकदमा 1973 में आया था तो वहां पर सबसे बड़ी बेंच बैठी थी 13 जजों की, और उसमें जो प्रेम्बल है, और प्रेम्बल को यानी कि हमारे संविधान का ढांचा माना गया था, तो वहां पर जो है और जो संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं यहाँ पर
ये जो है सुप्रीम कोर्ट इंग्लैंड की जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो न्यायिक समिति है उसकी तरह ही काम करता है, और ये जो सिविल और आपराधिक मामले की अपील का अंतिम न्यायालय है, यानी कि लास्ट यानी कि अपील आपको सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। आगे देखेंगे यहाँ पर आर्टिकल 131 के तहत मूल या आरंभिक अधिकार, ओरिजिनल जूरिडिक्शन कहते हैं भारत। इसमें क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट को जो पावर दी गई है, तो यहाँ पर मैं बता दे, यहाँ पर समझ लीजिए इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर जो दिया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के पास यानी कि आर्टिकल 131 में मूल और आरंभिक अधिकारिता दी गई है। भारतीय सरकार और राज्य सरकार के बीच यानी कि कोई विवाद है तो उन झगड़ों की कोई भी सुनवाई कहाँ की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में। और एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उनका निपटारा कौन करता है, इट मीन सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर आर्टिकल जो है 131 के तहत, और कई राज्यों के मध्य, एक राज्य या कई राज्यों के मध्य में कोई भी विवाद है उनकी भी सुनवाई कहाँ की जाती है, सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर ये ओनली सुप्रीम कोर्ट करेगा यहाँ पर। और अगर कोई जैसे कि कावेरी नदी विवाद था और जो कई राज्यों के बीच में तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के बीच में जो हुआ था, तो उसमें यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। और भी कुछ मुद्दे हैं जो कि इनसे इतर हैं और उनकी भी सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं के तहत सुनवाई होती है। जैसे वित्त आयोग से है या पेंशन या सैलरी केंद्र और राज्यों के बीच में, तो वहां पर भी कुछ मुद्दों में सुनवाई की जाए। तो लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो आर्टिकल जो यहाँ पर, तो इनकी सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। आगे चलेंगे, जो आर्टिकल जो यहाँ पर जो रिट जो अधिकारिता जो दी गई है, रिट अधिकारिता का जो प्रावधान है हमारे संविधान के आर्टिकल 32 में दिया गया है, और यहाँ पर आर्टिकल यानी कि 226 में दिया गया। तो यहाँ पर देखेंगे ये आर्टिकल यानी कि नागरिकों के जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके संरक्षक की बात की गई है। तो वहां पर संरक्षक की बात है, यानी कि कोई भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई इशू है तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत रिट यानी कि अधिकारिता होगी। और आगे जो उसमें 226 के तहत किसमें, यानी कि हाई कोर्ट में। तो पहले यहाँ पर जो हाई कोर्ट में ज्यादा, ठीक है, तो इसके आधार, तो यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स को सिर्फ कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही देखते हैं। लेकिन जो हाई कोर्ट है उससे भी इतर कुछ यानी कि मौलिक अधिकारों से रिलेटेड इशू भी देख सकता है, यानी कि मौलिक अधिकारों से अलग भी। तो वहां पर ज्यादा यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर जो न्यायालय है, तो यहाँ पर जो एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये बंदी जो प्रत्यक्षीकरण है, इसका मतलब है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हैविज क्रप्ट। हैविज जो क्रप्ट है, इस तरह का जो इशू है, ये जो इशू जो दिया गया है, इसका मतलब है, समझ लेंगे। तो अगर कोई पुलिस है और पुलिस वाला किसी को अरेस्ट कर लेता, किसी व्यक्ति को क्या करेगा, अरेस्ट कर लेता है, यानी कि तो पुलिस को व्यक्ति के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का, यानी कि व्यक्ति को बंदी बना लिया, बंदी बना करके और वो यानी कि अपने पास रख लिया। तो क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत क्या है कि ये जो है व्यक्ति यानी कि सुप्रीम कोर्ट में यानी कि इसका मतलब अधीनस्थ न्यायालयों में जाता। तो किसी को भी यानी कि जो ये व्यक्ति है ये, और जो पुलिस है, तो इसको ये पूछने का अधिकार है कि आपने मुझे किस केस में यानी कि अरेस्ट किया है। और दूसरा, इसमें जो पुलिस को यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास या क्या, ठीक है, पेश करना होगा। तो यहाँ पर 24 घंटे में यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यानी कि जो मजिस्ट्रेट के पास इसको पेश करना होगा। तो इसका मतलब है जो पुलिस की कस्टडी से कहां पर यानी कि वो किसके तहत बंदी रहेगा, इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट की नजर में रहेगा, ना कि पुलिस वाले की नजर में।
ठीक है, कोर्ट के अधीन बंदी है कि जब तक कि उसको पूर्णतः न्याय नहीं मिल जाता। तो यहाँ पर देखेंगे बंदी प्रति का परमादेश। परमादेश का मतलब है प्यारे बच्चों हमारा आदेश, यह है हमारा आदेश। हमारा आदेश का मतलब है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नीचे के जो न्यायालय हैं यानी कि हाई कोर्ट और यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनको मानना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो परमादेश है, जो हाई कोर्ट के आदेश को नीचे के जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उन सभी को लिए मानना होगा सुप्रीम कोर्ट का। आगे देखेंगे जो प्रतिषेध है, प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन का मतलब है कोई यानी कि मुकदमा, यहाँ पर बता दे रहे हैं। तो अगर कोई केस है और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है या तो वो हाई कोर्ट मंगा सकता है, उसको ट्रांसफर करवा सकता है। क्योंकि अगर कई अदालतों में मुकदमा चल रहा है या कोई ऐसी डिमांड करता है व्यक्ति के मेरा एक ही स्थान पर यानी कि मुकदमे की सुनवाई हो सके, तो यानी कि उस मुकदमे को किसके पास, हाई कोर्ट अपने पास मंगा सकता है, यानी कि इसको सुनवाई के लिए कर सकता है, प्रतिषेध कर सकता है, यानी कि जिसे हम प्रोहिबिशन कहते हैं। आगे करेंगे उत्प्रेषण का मतलब है वहां से, प्रतिषेध का मतलब वहां से कार्रवाई को रोक के और यानी कि हाई कोर्ट है अपने पास उस केस को ट्रांसफर कर सकता है। आगे उत्प्रेषण का मतलब है कि किसी को वहां पर उस पर कार्रवाई करने से रोकना। इसका मतलब है जो हाई कोर्ट यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कार्रवाई कर रहे हैं या यहाँ पर, तो इस कार्रवाई को रोकना, इस कार्रवाई को रोकना, क्योंकि ये कार्रवाई आपके अधिकार में नहीं आती है, तो उसको यानी कि कार्रवाई को अपने पास मंगा लेना और उस पर कार्रवाई करना। तो उत्प्रेषण का मतलब। आगे देखेंगे अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब है आप किस अधिकार से काम कर रहे हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, जैसे कि आप ऐसे समझिए जैसे कि कोई मालिक है और कोई मालिक ने किसी व्यक्ति को यानी कि 2000 रुपये की बात है और यहाँ पर एक मालिक है और यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति है, तो इसको ये काम पर रखता है या इसको ये कम तनख्वाह दे रहा है या इसके बजाय और इसका ये काम को जो अपने अधिकार में, तो ये मालिक है या कोई ये व्यक्ति है या कोई किसी पद पर बैठा व्यक्ति है। अगर कोई पद पर, कोई सरकारी पद पर बैठा है तो उसको यानी कि पूछा जा सकता है कि आप किस अधिकार से इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं या आपका अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं। जैसे कि कोई कांस्टेबल है मान लीजिए और वो यानी कोई कांस्टेबल है और वो एसआई का काम कर रहा है, तो यानी कि उसको ये पूछा जाएगा कि आप किस अधिकार से इस केस को देख रहे हैं, सुनवाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यानी कि अधिकार का मतलब अधिकार परीक्षा का, इसका मतलब कि वहां पर सुनवाई। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को पावर है कि उसको अधिकार परीक्षा के यानी कि आप किस अधिकार का, आपका दायित्व क्या है कि किस अधिकार से आप काम कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर जो सलाहकारी जो संस्था है, तो यहाँ पर जो दिए गए हैं अपीलेट अथॉरिटी, जो यहाँ पर अपीलेट जो अथॉरिटी जो दी गई है अपीलेट जुरिडिक्शन, तो यहाँ पर अपील जो की जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट जो दिया है, तो यहाँ पर संवैधानिक जो आर्टिकल 132 के तहत यानी कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, संवैधानिक मैटर है, मुद्दा है, तो उसकी सुनवाई कौन करेगा, अपील, यानी कि अपील की जाएगी किसमें, सुप्रीम कोर्ट में। आगे जो अगर कोई सिविल मामला है, आर्टिकल 100 लेन देन का या पैसे का या कोई झगड़ा है, तो अंतिम यानी कि न्यायालय के तहत में कौन काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट। आगे देखेंगे कोई विधि सम्मित सारवान कोई मुद्दा है, ध्यान रखेंगे विधि सम्मित कोई सारवान इशू है, उस मुकदमे की सुनवाई कौन करता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। जो क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस में दंडों के बारे में, जैसे कि या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई किसी को मृत्यु दंड दे दिया गया है
तो आगे जो इसका अपीलेट क्या कर सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। आगे जो विशेष स्पेशल मामले जो किए जाते हैं यहाँ पर आर्टिकल 136 के तहत विशेष इशू, यानी कि इनके अलावा कोई विशेष मुद्दे हैं तो उनकी जो सुनवाई है किसमें अपील की जा सकती है, इट मीन सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर जो सुप्रीम जो कोर्ट जो दिया गया है ये तो ऐसे मुद्दे हैं तो जो कि सुप्रीम कोर्ट में अपीलेट अथॉरिटी की जा सकते हैं। ये आगे चलते हैं, यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है तो ये जो आपके जो दिए गए हैं अपीलेट जो की जाएगी संवैधानिक इशू पर या सिविल मामले पर या आपराधिक मामले पर या विशेष में इस आर्टिकल के तहत, तो ये सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी, इस चीज को ध्यान रखना। और जो इनसे रिलेटेड जो अपील की जाएगी वो किसमें की जाएगी, इस आर्टिकल के तहत यानी कि हाई कोर्ट में। तो यहाँ पर ये अपीलेट दोनों, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही अपीलेट अथॉरिटी हैं, और हाई कोर्ट के बाद फिर कहा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट अंतिम अपील न्यायालय है। आगे चलेंगे सलाहकारी अधिकारिता, जिसे हम एडवाइजरी जुरिडिक्शन कहते हैं, और आर्टिकल 143 के तहत, और ये पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी राष्ट्रपति है और कोई संवैधानिक मुद्दा है तो उस पर राष्ट्रपति सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। अब यहाँ पर जो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई सलाह लेता है तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, और ना ही अगर कोई सलाह राष्ट्र यानी कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के लिए देता है तो यहाँ पर राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है यानी कि उनकी सलाह को, सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानने के लिए। इसका मतलब है सलाह होती है और इसमें कोई किसी को मानने का कोई बाध्य नहीं है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति को लेना लगता है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से कुछ सलाह लेना है इस यानी कि संवैधानिक मामले पर, तो वो सलाह ले सकते हैं, लेकिन मानना ना मानना राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है, और सलाह देना ना देना यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इट मीन्स इसका मतलब हुआ कि कोई भी सलाह न देने या लेने के लिए बाध्य नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो निर्णय जो है आगे जो अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है, और यहाँ पर दिया है कि आर्टिकल यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट दिया है 1 to 9 के तहत सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल ठीक है 215 के तहत हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करते हैं। अभिलेख न्यायालय का मतलब प्यारे बच्चों क्या हुआ कि जैसे कि कोई अभिलेख, जैसे कि हमारे भारत में सबसे पहला अशोक के समय में अभिलेख यानी कि बनाए थे, और जिसमें वहां के जो राजा के जो भी आदेश थे वो अभिलेखों पर लिखे जाते थे। अभिलेख का मतलब है कि वो यानी कि हमेशा यानी कि बने रहते हैं। तो अभिलेख ऐसी तरह, क्योंकि उस समय कोई ऐसे यानी कि संसाधन नहीं थे कि जिनको किसी कागज में वहां पर इस तरह से रिकॉर्ड करके रखा जाए। तो जनता के लिए सभी लोग, जनता इनको राजा के उनको आदेशों को या उनका ठीक है नीतियां हैं उनको समझ सके इस तरह से। तो यहाँ पर जो अभिलेख न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही हैं, और ये कोई भी निर्णय देते हैं या कोई भी आदेश देते हैं या कोई निर्देशन है तो नीचे के जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उन सभी को इनके निर्देश, आदेश और ऑर्डर को मानना होगा। और अभिलेख का मतलब है क्योंकि जो भी इनने आदेश निर्देश जो भी दिए हैं तो निचली जो अदालत है तो मैं यानी कि जो निचली अदालतों के जो वकील है इसको किसी केस की सुनवाई में यानी कि विटनेस के रूप में यानी कि रख सकते हैं कि इसमें इस तरह से इस केस में ये सुनवाई में ये फैसला हुआ, तो इसका जज साहब ये जो है आप भी तो वहां पर कोटेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कोई भी वकील है ठीक है तो इनको जो है यानी कि अभिलेख को यानी कि अधीनस्थ न्यायालय को मानना होगा। इसका मतलब ये है ठीक है, इसमें कोई भी निर्णय आदेश दिए गए हैं तो उनके आदेश को कोई भी वकील यानी कि अधीनस्थ न्यायालयों में रख सकता है और उनको मानना
ठीक है, निचली अदालतों को जरूरी है, ये समझिए। आगे जो न्याय प्रणाली लेकर की जो शक्ति दी गई है हमारे जो संविधान के जो फंडामेंटल में 13 में भी दी गई है और आर्टिकल जो 32 में यहाँ पर भी दी गई है और यहाँ पर जो है ये जो है आर्टिकल 226 में न्याय प्रणाली लेकर की शक्ति दी गई है। इसका मतलब है कोई भी कानून कार्यपालिका या विधायिका से बन करके आता है तो उन सबकी जो सुनवाई करने का राइट किसके पास है, यानी कि न्याय प्रणाली का मतलब है उसकी समीक्षा करने का अधिकार यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। तो न्याय यानी कि पुनरावलोकन का मतलब समीक्षा करने का, और अपने द्वारा कोई भी निर्णय दिया जाता है तो उसकी भी पुनर्समीक्षा की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। जैसे कि ये केशवानंद भारती बनाम जो पहला बेरुवारी केस आया था 1960 में, तो उसके तहत जो प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अगले जो केशवानंद के बाद एक जो ठीक है वो बेरुवारी के बाद गोलकनाथ मुद्दा आया था मामला इशू और 1973 में, और इसके तहत यानी कि जो भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसके लिए संविधान की प्रस्तावना को संविधान का ढांचा माना गया और ढांचे के तहत यानी कि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जो संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना में परिवर्तन किया भी गया है। आप देख रहे हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1900 ठीक है 1900 जो ठीक है वहां पर 72 में, तो यहाँ पर संविधान में 76 के तहत संशोधन हुआ 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में यानी कि समाजवाद, पंचनिरपेक्षता और देश की एकता अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। और आगे देखेंगे इसमें क्योंकि कुछ संशोधन जैसे फंडामेंटल राइट में भी दिए गए हैं, जैसे कि संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 में दिया गया था अब उसके लिए कानूनी अधिकार बना दिया गया है, तो वहां पर विधिक अधिकार तो वहां से हटा करके संपत्ति के राइट को अब कहां पर 300A में रखा गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पुनरावलोकन की भी शक्ति है और यानी कि सुनवाई भी करने कार्यपालिका विधायिका पर कोई भी जज निर्णय कोई भी आता है, कोई कानून बनाता है तो यानी कि इसमें इनको पुनरावलोकन की शक्ति है। आगे अवमानना अगर कोई भी है क्योंकि ये अभिलेख न्यायालय है तो यहाँ पर नीचे के न्यायालयों को यानी कि इसकी बात को सुप्रीम कोर्ट की बात को मानना होगा, जो भी निर्णय डिग्री और निर्देश है उनको मानना होगा। आगे जो यहाँ पर अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में यानी कि 215 के तहत यानी कि जो कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगाया जा सकता है अगर कोई भी कोर्ट की अवहेलना करता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कोई भी अवहेलना करता है तो नीचे की अदालतों पर या किसी व्यक्ति विशेष पर किसी पर भी या किसी जज पर या किसी पर भी यानी कि ये कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगाया जा सकता है। आगे चलेंगे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो जज के आचरण पर बहस नहीं की जा सकती, अगर ठीक है आचरण पर कोई बहस नहीं की जाएगी और कोई निर्णय दिया है किसी जज ने तो उस पर जैसे कि अयोध्या विवाद है और उसका जो भी निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो उसको यानी कि सबको मानना होगा, यानी कि कोई भी वर्ग हो, कोई भी समूह हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसको कोर्ट के निर्णय को नहीं मानेगा तो उस पर कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबको मानना होगा कोर्ट के आदेश को। आगे जो नियुक्ति नहीं यानी कि अनुच्छेद 138 और 100 इसमें दिया गया है संसद के अनुच्छेद में इतना नियुक्ति यानी कि आर्टिकल 140 में दिया गया है। न्यायिक कार्य सिर्फ न्यायपालिका के द्वारा, तो यानी कि जो न्याय कार्य है सिर्फ कौन देखेगी, न्यायपालिका ही करेगी, यानी कि न्यायपालिका एक फ्री एंड फेयर बॉडी है, यानी कि कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा।
तो न्यायपालिका यानी कि कोई भी अपने नियम बना सकते हैं, ठीक है, विधि नियम बना सकते हैं और अपने जैसे कि कॉलेजियम वगैरह जो कि न्यायाधीशों की या वरिष्ठता के आधार पर उनकी नियुक्ति की बात की गई। तो यहाँ पर ये दिया गया है यानी कि नियुक्ति। तो यहाँ पर सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर हो, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो जज है जो सुप्रीम कोर्ट के है तो वो निचली अदालतों में कोई भी वकील का काम नहीं, पेशे का काम नहीं कर सकते, ना वहाँ कोई, यानी कि इसका मतलब ये होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सब सारी चीजें किसमें दी गई है, इसमें दी गई। अब इसके अलावा जो आपको एक्स्ट्रा जो कराने जा रहे हैं वो भी आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो दिया गया है ये आगे जो यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला जो नेक्स्ट है, तो यहाँ पर आप सभी समझ गए होंगे। यहाँ पर एक जो है जो फातिमा बीबी है, फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थे और ये जो फातिमा बीबी हैं ये पहला ठीक है, ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि जिसका गठन 1993 में हुआ था उसकी अध्यक्ष रही है और ये कर्नाटक की गवर्नर भी रह चुकी हैं। आगे जो उच्च न्यायालय की पहली महिला जज कौन है, लीला सेठ। तो यहाँ पर जो लीला जो सेठ है तो ये पहली महिला जज है और ये किसकी रही है, हिमाचल का जो हाई कोर्ट है उसकी जज रही थी। अब आगे चलते हैं, जो एक नाम है, ठीक है, जस्टिस यानी कि जो एक सेशन जज रही थी कर्नाटका में, अन्ना चंडी, और वो पहली महिला है जो कि दुनिया में जो कि हाई कोर्ट तक पहुंची थी, पहली महिला, और उनका नाम है अन्ना चेरी, पहली महिला जो कि सत्र न्यायाधीश से और कहां पर पहुंची थी, यानी कि हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में पहुंचने वाली पहली महिला। अब आगे यहाँ पर चलते हैं। अब जैसे पहली वकील कौन है, पहले वकील यानी कि अधिवक्ता कौन है जिनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया, तो उनका नाम है इंदु मल्होत्रा। और पहली जो किन्नर है, जो किन्नर यानी कि जो जिन्हें हम थर्ड जेंडर जो कहते हैं, तो उनका नाम कौन सा है यहाँ पर, ठीक है, तो उनका जो नाम है जोहिद